इस बीच हनुमान चालीसा विवाद में संजय राउत ने फडणवीस पर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं और चालीसा पढ़ने को लेकर कोई केस नहीं हुआ है। हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल खराब करेंगे तो केस जरूर होगा। कि देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है, समझ लीजिए। वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत जो व्यक्त किया है, वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। और हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं। दिनेश, आज के काफी सारे डेवलपमेंट होने जा रहे हैं, इसको लेकर जरा हमें बता दीजिए किसके बाद कौन कौन सी चीजें होने जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो किरीट सोमैया है, वो पहुंचेंगे मुंबई के खार पुलिस स्टेशन और वो बांद्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के खिलाफ अपना मुकदमा दायर करने की कोशिश करेंगे। किरीट का आरोप है कि उन पर जो जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन जिन सेक्शंस के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था, जो उनकी शिकायत लेनी चाहिए थी, वो शिकायत नहीं ली गई। एक मिसलीडिंग शिकायत उनकी ली गई है और इसी के लिए वो बांद्रा पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। इसके अलावा सेशंस कोर्ट में दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा जब बचाव पक्ष की तरफ से जो जमानत याचिका दायर की गई है। जो बचाव पक्ष का कहना है कि धारा 124A राजद्रोह की जो धारा लगाई गई है वो सही नहीं है। राणा दंपति का जो बयान है वो सरकार के खिलाफ द्वेष उत्पन्न करने वाला नहीं है, वो सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले थे। तो इनकी जो बचाव पक्ष की याचिका है उस पर सुनवाई होगी। सरकारी पक्ष को इस याचिका पर अपना बयान भी देना होगा, रिप्लाई फाइल करना होगा, क्योंकि इसके पहले बचाव पक्ष की तरफ से मुंबई के बांद्रा कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उसकी सुनवाई ऑलरेडी पेंडिंग थी। लेकिन उसके पहले ही अब बचाव पक्ष ने एक अलग रणनीति अपनाते हुए सीधे सेशंस कोर्ट गए हैं। बचाव पक्ष का ये कहना है कि बांद्रा कोर्ट, जहां पर उन्होंने पहले याचिका दायर की थी, वहां पर जो जमानत याचिका दायर की थी वो सिर्फ धारा 153A जो था उसके तहत था, लेकिन अब धारा 124A जो राजद्रोह की धारा लगाई गई है, इसमें मैक्सिमम सजा का प्रावधान उम्र कैद होता है। और बांद्रा कोर्ट जो निचली अदालत है उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो इतने इस तरह की धारा के मामले में जो गिरफ्तार किए गए आरोपी है उन्हें जमानत दे सके। तो अब से 12 बजे के बाद सेशंस कोर्ट में भी सुनवाई शुरू होगी। जी, तो हनुमान चालीसा विवाद को लेकर राणा दंपति पर इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी डायरेक्ट अटैक किया है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि शिवसेना को हिंदुत्व सिखाने की कोशिश ना करे, हमारा हिंदुत्व गदाधारी हिंदुत्व है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दादागिरी करके घर आओगे तो हमें दादागिरी निकालना आता है। आप सुनिए पहले उद्धव ठाकरे को और उसके बाद एक बार फिर हम दिनेश मौर्य का रुख करेंगे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा। रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। या घरी यायचे, या हनुमान चालीसा तुमच्या घरात जर ती पद्धत नसेल, संस्कृती नसेल, आमच्या घरात येऊन बोलायचं असेल तर बोलू शकता जरूर, पण त्याला एक पद्धत असते, पद्धत असते। लहानपणापासून मी बघत आलेलो आहे। अशी एक म्हण आहे की साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, पण आमच्या घरामध्ये दिवाळी असो दसरा असो किंवा नसो साधू संत येतच असतात। शिवसेना प्रमुख होते, मा होती तेव्हाही येत होते, आताही येतात, पण ते नीट बोलून सांगून येतात की मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू। पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। और दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, उद्धव ठाकरे ये कह रहे कि अगर मुझसे बात करते और मुझे बोलते मुझसे मिलना है तो मैं मिल लेता, लेकिन वो दादागिरी दिखा रहे थे। लेकिन क्या ऐसी कोई बात सामने आई थी कि क्या जो राणा दंपति है, क्या उन्होंने कभी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की कोशिश किया? क्या कोई मैसेज पहुंचाया था उनको?
देखिए राणा दंपति की तरफ से लगातार दलील तो यही दी जा रही है कि वो चाहते थे कि मातोश्री में खुद उद्धव ठाकरे जो है हनुमान चालीसा का पाठ न करे, लेकिन जो पहला बयान करीब हफ्ते भर पहला आया था राणा दंपति की तरफ से, वो उस बयान से सबसे ज़्यादा शिवसेना और खास तौर पे ठाकरे परिवार आहत है, क्योंकि उस बयान में रवि राणा ने कहा था कि उद्धव ठाकरे अगर आज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे तब मैं किसी दिन उनके मातोश्री में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। और यही बात जो है ठाकरे परिवार को नागवार गुजरी। शिवसैनिकों को लगा कि सीधे सीधे मातोश्री को चैलेंज करने की कोशिश जो राणा दंपति करे, और इसी को लेकर सबसे ज़्यादा आहत उद्धव ठाकरे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हमारे घर पे साधु संत भी आते हैं, वो भी जब भी लेकिन आना होता है तो वो पहले हमसे परमिशन लेते हैं, हमें बता कर आते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप अपनी तरफ से एक तरफा कह दे कि मैं आपके घर में घुसकर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, और ये सही नहीं, और इस तरह की दादागिरी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सफाई उद्धव ठाकरे की तरफ से दी जा रही है। जी, इधर एमएनएफ चीफ राज ठाकरे की रैली से पहले प्रशासन का फैसला, बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। औरंगाबाद में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। और 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली है और अब तक पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है, लेकिन माहौल को देखते हुए जिस तरह से हलचल तेज है महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, एहतियातन औरंगाबाद में अब 9 अप्रैल तक बताया जा रहा है, 9 मई तक अब खास तौर पे पुलिस की ओर से धारा 144 लागू रहेगा, यानी कि एक जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब ये देखना है कि क्या 1 मई की रैली के लिए इजाजत मिलेगी, क्योंकि वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है। दिनेश, ये रैली की पहले तो इजाजत क्यों नहीं दी गई है अब तक, और धारा 144 लगाने के पीछे मूल वजह क्या बता रही है पुलिस? देखिए 1 मई को जिस जगह पर राज ठाकरे की रैली होने वाली थी, पुलिस का कहना था कि फिलहाल लाउडस्पीकर को लेकर जिस तरह का माहौल है, और ख़ास तौर पे औरंगाबाद का इलाका भी सांप्रदायिक तौर पे भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। इसके पहले भी एक हिंसा के कई सारे वाक़ये इतिहास में वहाँ पर हो चुके हैं, और राज ठाकरे की इसके पहले जो 2 सभाएँ हुई हैं उसके बाद जिस तरह का माहौल बना है, और 1 तारीख की जो रैली होने वाली है तो उस रैली के दौरान शायद वहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि एमएनएस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब एक बीच का पुलिस ने अब तक तो उन्हें परमिशन नहीं दी थी, और अब इस धारा 144 लगाने के साथ ही पुलिस ने एक अलग रास्ता अख्तियार किया है ताकि राज ठाकरे की रैली वहाँ पर ना हो। लेकिन अब देखना ये होगा कि एमएनएस की अगली रणनीति क्या होगी, कि क्या आप चूंकि एक जगह पर एक सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो क्या वो अपनी रैली की जगह चेंज करेंगे या उसी जगह पर अड़े रहेंगे, या कोई और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर था, महाराष्ट्र सरकार भी ये मान रही है कि महाराष्ट्र में माहौल ख़राब करने की कोशिश जो है कुछ असामाजिक तत्व, शरारती तत्व कर रहे हैं, और उसी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और राज ठाकरे की जो 1 तारीख को रैली होने वाली थी, उस रैली के बाद वहाँ पर क्या माहौल बिगड़ सकते थे, नहीं बिगड़ सकते हैं, इसको लेकर भी एक वहाँ पर सिचुएशन को एसेस करने का काम जो है लोकल पुलिस कर रही थी, और शायद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस समय 9 तारीख तक फिलहाल तो हमें यह देखना है कि आखिरकार राज ठाकरे क्या कदम उठाते हैं। अगर उनको इजाजत नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने एक तो 1 मई को रैली और साथ ही साथ 3 मई तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि सभी मस्जिदों से अजान के लिए जो लाउड स्पीकर उसे हटा लिया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।